जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसा कि एमपी बोर्ड 10वीं का एग्जाम नजदीक आ गया है, आप में से कई सारे बच्चों के हाथ पैर फूलने लगे होंगे। तो बेटा ऐसा होना बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जगह मैं भी होता तो कहीं ना कहीं ऐसा ही महसूस कर रहा होता। क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, जब हम किसी एग्जाम के लिए साल भर तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के नजदीक आते ही थोड़ा बहुत डर लगना तो स्वाभाविक सी बात है। तो बेटा हम अपने इस डर को नॉर्मलाइज करेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटा अपने इस वीडियो में मैं आपको साइंस बायोलॉजी का पूरा एनालिसिस बताने वाला हूं कि अब से लेकर एग्जाम तक हमें किस प्रकार तैयारी करनी है और किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। तो बेटा अगर आप एमपी बोर्ड के पिछले 5 या 7 साल के टेस्ट पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा जिसमें कि आपको बताया गया है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो जैसे हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आप सब जानते हैं काफी बड़ा चैप्टर है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स लगभग 8 मार्क्स का बेटा इससे पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। और अगला चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे भी बेटा लगभग 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और हमारा जो अगला चैप्टर है हेरिडिटी, इससे बेटा 4 मार्क्स का आने की संभावना है। और हमारा अगला चैप्टर आर एनवायरमेंट, इससे लगभग 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो ये तो बेटा हुआ चैप्टर वाइज वेटेज कि किस चैप्टर से लगभग कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बेटा हम आगे चलते हैं और थोड़ा चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी देखते हैं कि हमें हर एक चैप्टर के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जिन्हें एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं सवालों के या इन्हीं टॉपिक से सवालों के आने की संभावना होती है। और बेटा हम भली भांति प्रकार से जानते हैं कि एमपी बोर्ड में परंपरागत प्रश्न बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें पिछले 5 से 7 वर्षों के पेपर को जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा सबसे पहला जो मेरा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। आप सबको पता है कि काफी बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर 4 टॉपिक हैं, जिसका पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिशन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जिस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है फोटोसिंथेसिस। आपको फोटोसिंथेसिस के जो 3 स्टेप हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं विद रिएक्शन, आपको बेटा वो याद होने चाहिए जिससे आप उसको अच्छे से लिख पाएं। ठीक है, अक्सर 2 से 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है, 2 में तो नहीं, कम से कम 3 में तो पूछेगा ही। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेटा आपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वाली बात याद रखनी है। दूसरा, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना, ये पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद अमीबा में डाइजेशन, ठीक, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसका डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से लिखा है एनसीईआरटी ने। और सबसे ज्यादा बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ह्यूमन डाइजेशन, है ना, कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है ऐसा, है ना। तो इसके जितने भी स्टेप हैं वो हमें याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, कि डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है साहब, इसके साथ साथ एक चीज जो अक्सर पूछी जाती है वो है विलाई, कि विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। फेवरेट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, अक्सर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आया समझ में। और एक और क्वेश्चन कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस लिखिए, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। और अक्सर ये वाला जो डायग्राम है भाई 5, 10 जितने स्टार दे सकते हैं इसे दीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं बेटा और अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे पहले एनसीईआरटी या बोलूं तो एमपी बोर्ड में जो प्रश्न आता है वो आता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए। तो आपको एक बार अच्छे से इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला सवाल जो एमपी बोर्ड में बनेगा वो बनेगा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। अक्सर पूछा जाता है तो अच्छे से याद करना है। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ इसकी रिएक्शन, ये मुझे अच्छे से याद होनी चाहिए। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो टाइप्स होते हैं बेटा, है ना, वो टाइप्स मुझे पता होना चाहिए। जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया विद रिएक्शन, है ना, ये टाइप्स मुझे पता होना चाहिए। और एक बार मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखिए जनरली एमपी बोर्ड में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग नहीं पूछी जाती, है ना, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, एक बार लेकिन आप उसे पढ़कर अवश्य जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आ गया
गया तो आप उसको एटलीस्ट लिख पाए, ठीक है। तो एक बार उसको भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा साहब इस वाली बात को। दूसरा कि बेटा जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी नोज से होकर एल्वियोलाई तक पहुंचती है, आप सबने सीखा होगा। तो इसका पूरा पाथवे क्या है, ये पाथवे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एमपी बोर्ड में सबसे सुंदर प्रश्न कि भैया ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाइए, तो बहुत अच्छे से बना लेना भैया, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल सुनिए, आर्टरी और वेन में डिफरेंस, अक्सर पूछा जाता है आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताइए, ठीक है साहब। तो ये वाला सवाल भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड अगर वो कुछ इसमें कुछ नयापन करने का सोचेगा तो वो बेटा आपसे इसमें एक सवाल पूछेगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक। तो एक बार क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। डबल सर्कुलेशन के साथ साथ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देख कर जाएंगे साहब। एक सवाल और आता है कि डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैमल्स और बर्ड्स में, बोलो उनके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो ये भी सवाल यहां बन सकता है, ठीक। तो अच्छे से देखेंगे। इसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करूं तो इसमें दो चीजें आएंगी, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वाटर का, और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बोलो फूड का, ठीक। तो देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपको ये रीडिंग लगाकर दोनों बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि जाइलम से हो सकता है वो आपसे सवाल पूछ ले, ठीक है। आप देखेंगे जाइलम से उसने एक आध बार पहले सवाल पूछा हुआ है, आया समझ में। तो इसको छोड़ के नहीं जाना भाई, स्टडी करके जरूर जाना है, पढ़कर जाना है अच्छे से। अगला टॉपिक बेटा जो है वो है मेरा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में सबसे पहला वही फिर से परंपरागत प्रश्न कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। इसके साथ साथ बेटा नेफ्रॉन का डायग्राम और नेफ्रॉन के पार्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, आया समझ में। एक इससे और सुंदर क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस। भैया हीमोडायलिसिस जरूर पढ़कर जाना, ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है अगर सवाल आ गया तो हीमोडायलिसिस डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना इसका। और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसमें बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक, लेकिन प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं उनके नाम जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाएं, आया समझ में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला एमपी बोर्ड में जो सवाल पूछा जाएगा वो तो यही है कि ह्यूमन के ब्रेन का डायग्राम बना दो भाई, ठीक। तो ये आपको अच्छे से बनाते आना चाहिए। दूसरा ये बहुत पूछा जाता है एमपी बोर्ड में कि न्यूरॉन, भाई आप सबको पता है नर्वस टिश्यू की यूनिट है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का डायग्राम, ये दोनों चीजें भी बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। और इसके बाद अगला सवाल है रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रिफ्लेक्स आर्क पूछ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन पूछ सकता है विद डायग्राम, है ना साहब। तो याद रखिएगा इसमें भी आपको थ्योरी के साथ साथ डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन, आपसे जनरली एमपी बोर्ड में ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेगा बस, लेकिन आपको इसके पार्ट्स के फंक्शन, क्या बोला मैंने, पार्ट्स के फंक्शन भैया बहुत अच्छे से करना, याद रखना, ठीक है साहब, कि किस किस, और खासकर बेटा मेड्यूला और आपका हाइपोथैलेमस, इन दोनों के जरूर याद होने चाहिए। मेड्यूला, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, इन तीनों के बहुत अच्छे से याद करना फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं प्लांट में बात करूं तो प्लांट में तीन चीजें हैं भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े होंगे आपने, नास्टिक मूवमेंट पढ़े होंगे छुई मुई वाला, और आपने पढ़ा होगा बेटा कौन सा, फाइटो हार्मोन्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो, जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट हो, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो, कोई सा भी हो, आया समझ में। यहां से सवाल देखने को मिलेगा। फाइटो हार्मोन्स बेटा इनके फंक्शन जरूर याद करिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में अक्सर लिखवा लेता है, नाम लिख के दे देगा आपको कि जिब्रेलिन के 2 फंक्शन लिखिए, एथिलीन के 2 फंक्शन लिखिए। तो अगर आप इसके, आपको फंक्शन नहीं याद है भाई फाइटो हार्मोन्स के, तो आप ये समझ लीजिए आप अपने नंबर गवा देंगे। वो तो ये अच्छी बात है कि हमारे एमपी बोर्ड में हर एक थ्योरिटिकल सवाल के साथ आपको एक और क्वेश्चन मिलता है ना साहब, तो एक और में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आप उस और के भरोसे मत जाइएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। ट्रॉपिक मूवमेंट देख लीजिएगा, छुई वाला नास्टिक मूवमेंट, छुई वाला, वो जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि उसके एमपी बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ऐसा आई समझ में, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। चलिए अब आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अरे इसमें एक चीज और बतानी थी बेटा मुझे, मैं थोड़ा भूल गया। यहां पर देखो अपने को ग्लैंड के बारे में और बताया गया है। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स बहुत सारी आपके उसमें दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक। तो ग्लैंड्स के जो डिसऑर्डर है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा तो नहीं दिए हैं। तो जो भी ग्लैंड्स के डिसऑर्डर दिए हैं, जैसे कि आपके चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हो, या फिर आपकी पेनक्रियास के हो, है ना, या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड के हो, तो जैसे गोइटर वगैरह हो गया, है ना, आयोडीन की कमी से होता है, तो आपको कुछ ऐसे ये पढ़ के जाने हैं। तो आपको बेटा यहां पर कौन कौन सी ग्लैंड है, जैसे आपको पेनक्रियास बहुत जरूरी है पढ़ना। आपको थायराइड आपको बेटा अवश्य पढ़ के जानी है। इसके बाद बेटा आपको अगर मैं कहूं अगला, थायराइड हो गई, पेनक्रियास हो गई, पिट्यूटरी बहुत ज्यादा जरूरी है। पिट्यूटरी के क्या कहते हैं, मतलब हार्मोन और हार्मोन के फंक्शन और डिसऑर्डर भी। इसके अलावा बेटा आपको टेस्टिस एंड ओवरी, है ना, टेस्टिस एंड ओवरी, इनके भी हार्मोन्स पढ़कर जाने हैं। ये अगले चैप्टर से भी रिलेट करते हैं, लेकिन आप इस चैप्टर में भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज हार्मोन तो है ही, ठीक है। तो ये 5 जो ग्लैंड है ये आपको छोड़नी नहीं है। आया समझ में? इनके हार्मोन, उनके फंक्शन, उनके डिसऑर्डर जरूर याद करिएगा साहब। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं और अगला चैप्टर देखते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका सबसे सुंदर सवाल तो यही है कि भैया फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का डायग्राम बनाइए। आप सबको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो ये अक्सर पूछा जाता है, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक। और फिर आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी मेथड उसने दिए हैं, जैसे चाहे फिर वो बाइनरी फिजन हो, मल्टीपल फिजन हो, रीजनरेशन हो, बडिंग हो, फ्रेगमेंटेशन हो, इन सब की थ्योरी और इनके आपको एग्जाम्पल जरूर याद करना है, वहां से सवाल देखा जाता है। एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जरूर भैया पढ़कर जाइएगा, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जरूर पढ़कर जाइएगा। और थोड़ा सा एनसीईआरटी ने टिश्यू कल्चर के बारे में लिखा है, उसको भी आप जरूर रीड करके जाइएगा। आया समझ में? टिश्यू कल्चर और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ब्रायोफिल्म में होता है, आपको पता है ना, लीफ से नया प्लांट बन जाता है। तो ब्रायोफिल्म हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, तो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पर सवाल आया हुआ तो है वैसे एक आध बार, लेकिन इतना ज्यादा समझ रहे हो ना, महत्वपूर्ण नहीं है ये तो, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जरूर, एक बार रीडिंग जरूर लगाएंगे इसकी, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो जरूर भैया हम देखेंगे। जैसे कि फ्रूट जो होता है हमारा, है ना, वो किससे बनता है बताइए? ओवरी से, है ना। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। ऐसे ही हमारा सीड जो है वो ओव्यूल से बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम इसमें देखेंगे अच्छे से। इसके बाद बेटा आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनरली नहीं पूछेगा। आई समझ में? बेटा मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, उसके फंक्शन अभी पीछे भी बताया था मैंने। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बताओ कौन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके भी फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं, जिससे कहीं से भी आपका नंबर एग्जाम में मार्क्स नहीं कट जाए, मतलब, ठीक। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब इसमें कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं, आपने पढ़े होंगे, है ना। बैरियर मेथड दिए हैं, टर्मिनल मेथड जैसे वैसेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी वगैरह दिया हुआ है, तो इनको एक बार जरूर पढ़कर जाएंगे, है ना। इसमें बैरियर मेथड हो गए, ठीक है ना, फिर पिल्स वाले केमिकल मेथड वगैरह बहुत सारे दिए हुए हैं, तो एक बार इनको जरूर पढ़कर जाना है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना, जैसे एड्स हो गई, गोनोरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, ठीक है, इनके बारे में जरूर आप बेटा जानकारी जुटाकर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इनसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो है हेरिडिटी। देखो हेरिडिटी से आप ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आते हैं वो आप पिछले पेपर से देख सकते हैं, सैंपल पेपर से देख सकते हैं। और हेरिडिटी में अक्सर पूछा जाएगा वहां सवाल मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से। आया समझ में? और ज्यादा चांसेस है मोनो हाइब्रिड ही पूछे आपसे। और आप अगर पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो मेंडल के जो लॉ है इनहेरिटेंस के, तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भर भर के पूछे जाते हैं तीनों एग्जाम में, तो इन तीनों को अवश्य पढ़कर जाइएगा। और एमपी बोर्ड का बड़ा प्यारा सवाल है भाई, कौन सा? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो फ्लो चार्ट बनवा सकता है आपसे अकेला, या फिर
आपको फ्लो चार्ट के साथ थ्योरी भी लिखवा सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि हमेशा मतलब फीमेल को ब्लेम करना क्या सही है, मतलब फीमेल पैदा होने के लिए, तो वहां फिर इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबली क्यों होता है, कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा यहां पर, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो है हमारा आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट से जो सवाल एमपी बोर्ड में पूछे जाएंगे बेटा, ये 3 टॉपिक, ये कौन कौन से, 5 स्टार लगा दीजिए इन तीनों टॉपिक को। फूड चेन से सवाल आ सकता है, फूड वेब से आ सकता है, 10% लॉ से आ सकता है, इसके बाद ट्रॉफिक लेवल से आ सकता है, ठीक। और एनर्जी पिरामिड से जनरली एमपी बोर्ड में सवाल नहीं पूछेगा। आया समझ में? ये वाइटल टॉपिक है, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद ओजोन बेटा, ओजोन और ओजोन डिप्लेशन, यहां से आपसे सवाल थोड़ा बहुत वो पूछ सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। और इसके बाद बेटा आप इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, बायोडिग्रेडेबल, ये क्या खुल गया इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा बेटा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, इनको याद करना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज जब आप देखते हो तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरह से हमें हार्म कर सकते हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं यार ये तो डिग्रेड हो जाएंगे, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो बेटा कर सकते हैं। आया समझ में? तो एक बार इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है भाई वो अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा साहब, तो इनको पढ़ के जाना है, ठीक। और देखो इसको, ये जो है ये इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट, डायरेक्ट सवाल एमपी बोर्ड में नहीं आता, आया समझ में, लेकिन आप इसकी स्टडी जरूर करेंगे, आया समझ में, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आया समझ में। तो ये तो बेटा होगा चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी कि सर किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से ज्यादा सवाल आने की संभावनाएं जो मुझे छोड़ने नहीं है, हर कीमत पर पढ़कर जाने हैं, आया समझ में। अब बारी आती है थोड़ी सी कि सर मैं तैयारी करूं कैसे। तो देखो उसके लिए बड़ी छोटी सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने चैप्टर रिवाइज करने हैं एनसीईआरटी से या आपके पास जो भी सोर्स मौजूद है उससे, और आपको बेटा फिर सॉल्व करने हैं सैंपल पेपर, आया समझ में। आप जैसे ही सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, हाँ याद रखिए टाइमर लगा के करने हैं साहब, कैसे करने हैं, टाइमर लगा के। अब जैसे ही आप टाइमर लगा के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा। कैसे टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको एक अपने अंदर से लगने लगेगा कि नहीं यार पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, कैसा भी सेट आ जाए, मैं उसे अपने दिए गए समय मतलब 3 घंटे से कम में पूरा कर लेता हूं, मतलब 2.5 घंटे में पूरा कर लेता हूं, या 2 घंटा 40 या 45 मिनट में मैं उसको पूरा कर लेता हूं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा आपको इससे फायदा होने वाला है बेटा एनालिसिस, कि जब आप अपने पेपर को एनालिसिस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सवाल थे। आपको पता है कि 28 से 30, लगभग 30 नंबर की, 30 मार्क्स के क्या आते हैं साहब, बोलो, ऑब्जेक्टिव आते हैं। यानी ये 30 मार्क्स के जो मतलब ये 30 मार्क्स से आपके, ये बिल्कुल आप इजीली कमा सकते हो, इजीली अर्न कर सकते हो एग्जाम में, ठीक। तो अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव गलत होता है, ठीक, तो आप जब अपनी एनालिसिस करेंगे, मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, तो आप जो भी टॉपिक ऐसा निकल कर आता है जहां से मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप उनको रिवाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा साहब, उससे आपकी वो मिस्टेक दूर होंगी और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर पाएंगे साहब, गेन कर पाएंगे। इसके बाद अगर आगे बात करूं तो अक्सर देखो बच्चों से बोला जाता है कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डायग्राम प्रैक्टिस करिए, डायग्राम प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप सैंपल पेपर लगाते हो तो आपकी बेटा सैंपल पेपर लगाने से डायग्राम की प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस दोनों ऑटोमेटिकली होने वाली है। समझ रहे हो साहब? तो बिल्कुल एक तीर चलाओ 2 3 4 मुनाफे पाओ, आया समझ में। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस वाली बात को, ठीक है। और एक चीज और कि एमपी बोर्ड में बड़ा अच्छे से लिखना बेटा, और आप कोशिश करना सीक्वेंस में लिखें, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल बीच में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, उससे अपने पेपर में मार्क कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिए, बहुत अच्छे से साफ सफाई से लिखिए। डायग्राम जितने भी बनाएं वो पेंसिल से बनाएं, प्रत्येक डायग्राम के नीचे उस डायग्राम का नाम जरूर लिखिएगा। आया समझ में? और डायग्राम की जो लेबलिंग है वो भी आप पेंसिल से ही कीजिएगा, ठीक है साहब। तो बहुत अच्छे से सुंदर कॉपी लिखकर आनी है, एक सीक्वेंस में लिखकर आनी है,
आया समझ में, जिससे कि बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिले। ठीक साहब। और दूसरा कि सीक्वेंस में आप जब लिखते हैं तो जो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करता है, जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करता है, उसको बेटा थोड़ा सिरदर्द कम होता है और वो आपके अनावश्यक जो नंबर कट जाते हैं वो नहीं काटता है। आया समझ में? ठीक है बेटा। इसी के साथ आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए खूब सारी शुभकामनाएं, और याद रखिए कि आप जरूर एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।